नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग 26वां लेक्चर पढ़ेंगे। और इस 26वें लेक्चर में रोज के तरीके से आज हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है, एनालाइज करना है और खुद आंसर देना है। उसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कायदे से सुनना है। अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हुआ है उसको आपको सुधार करना है, कि जिससे जब आप एग्जाम में जाओ पेपर देने तो आप वहां पर इस तरीके की गलती ना करो। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो। ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाए जाएंगे। बायलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। और इसके साथ-साथ यहाँ पर आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ये नोट्स भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हिच कंट्री इज क्रेडिटेड विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? इजराइल में हुई थी। ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड कुछ और भी चीजें होती हैं, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे कि यूएसए के बारे में अगर हम बात करें तो यूएसए में आपको क्या देखने को मिलता है, जो मिनिमम टिलेज है, मिनिमम टिलेज मिनिमम टिलेज का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया था? ये आया था यूएसए से, क्योंकि यूएसए में एक बार ऐसा हुआ था कि वहां पर पेट्रोलियम के डीजल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गए थे। तो वहां पर किसानों ने कम जुताई करके खेती करना स्टार्ट कर दिया। उस सीजन में उन्होंने कम ही जुताई किया और खेत में अगली फसल लगा दी, लेकिन उनके उत्पादन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। तभी से ये कॉन्सेप्ट आया मिनिमम टिलेज वाला। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया की। तो क्योंकि इंडिया जो है, यहाँ पर पानी का भरमार होता है, यहाँ पर पानी की कोई कमी होती नहीं। इसीलिए जो सरफेस इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन, ये कहाँ पर है? सरफेस इरिगेशन का जो उद्भव माना जाता है, ये माना जाता है इंडिया में, और सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है। ये जो सरफेस इरिगेशन है ये क्या होता है? ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है इरिगेशन का। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? इजराइल का। मैंने आपको बता ही दिया कि इजराइल जो है, इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द डिस्चार्ज रेट ऑफ ए क्यूसिक, यानी कि 1 क्यूसिक इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी लीटर पर सेकंड। कह रहा है जो ये क्यूसिक होता है, क्यूसिक क्यूमिक, ये जो यूनिट्स होते हैं, इन यूनिट्स की मदद से हम रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि कोई लिक्विड कहीं से अगर निकल रहा है तो वो कितनी तेजी से निकल रहा है। जैसे किसी गेट से पानी निकल रहा है, किसी डैम से पानी निकल रहा है, किसी बोरिंग से पानी निकल रहा है, या जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो पेट्रोलियम जो निकाला जा रहा है वो कितनी रेट से निकल रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितना ज्यादा पानी निकल रहा है। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है उसको हम क्यूसेक या क्यूमिक में मेजर करते हैं। यहाँ से आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 क्यूसेक में अगर हम बात करें तो कितने लीटर पानी होता है, यानी कि जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है उसको यहाँ पर वॉल्यूम में पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, एक जो क्यूसेक होता है, 1 क्यूसेक के अंदर 28.3 लीटर पानी होता है। इस चीज को आप जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 क्यूसेक में क्या होता है? 1 क्यूसेक में 28.3 लीटर पानी होता है। समझ गए? अब इसको ध्यान से समझना। अगर कोई भी एक ऐसा सोर्स है जहां से पानी निकल रहा है, अब पानी जो निकल रहा है, अगर क्या निकल रहा है, अगर वो 28.3 लीटर पानी प्रति सेकंड निकल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसका जो डिस्चार्ज रेट है वो क्या है? 1 क्यूसिक है। समझ गए यहाँ तक? इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो हमारा जो 1000 लीटर है, 1000 लीटर क्या होता है? 1000 लीटर बराबर होता है 1 क्यूमिक। क्या होता है? क्यूमिक, CUMIC। 1 क्यूमिक क्या होता है? 1000 लीटर। अगर कहीं 1 क्यूमिक का डिस्चार्ज हो रहा है तो मतलब कि 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी निकलता है। समझ गए यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हिच मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप। कह रहा है कि जब हम सरफेस इरिगेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम फ्रूट क्रॉप में कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। सीधा सीधा कहने का यहाँ मतलब है कि सरफेस इरिगेशन का कौन सा मेथड हम फ्रूट क्रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सरफेस इरिगेशन मेथड होता है वो कई तरीके का होता है। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिकली कौन सा तरीका है जिसको हम यूज करते हैं सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में, और वो भी कौन से में, फ्रूट क्रॉप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिंग बेसिन मेथड। ध्यान से समझना, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, जो हमारी फील्ड क्रॉप, जो हमारी फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, ये थोड़ा सा दूर दूर पे ग्रो करी जाती हैं। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे इसको थोड़ा सा ज्यादा दूर दूर पे ग्रो किया जाता है। अब जब इसको दूर दूर पे ग्रो करते हैं तो दूर दूर पर ग्रो करते समय अगर हम इसको फ्लड इरिगेशन मेथड से सिंचाई कर रहे हैं या फिर फैरो मेथड इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो पानी ज्यादा लगेगा और हम ज्यादा खेत में सिंचाई कर नहीं पाएंगे। समझ गए, यानी कि पानी ज्यादा लगेगा, हमारी वाटर यूज इफिशियंसी कम होगी, अल्टीमेटली हमारा पानी बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का सीधा सीधा उपाय है कि जितने भी हमारे पौधे हैं, हर पौधे के किनारे एक थाला बना दिया जाए। ये रिंग बेसिन जो होता है इसको कौन सी विधि बोलते हैं? इसको थाला विधि बोलते हैं। थाला फॉर ए रीजन वाली जो विधि है वो थाला विधि होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे बनाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर एक बीच में एक इरिगेशन चैनल होता है, और इस इरिगेशन चैनल से बगल बगल में ऐसे छोटे छोटे चैनल से ये जुड़ा होता है, और इन्हीं छोटे छोटे चैनल से फिर अगले जो हमारी पौधे होते हैं इनके जो थाले होते हैं इसमें पानी जाता है। समझ गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। अब इसके अलावा हम देखते हैं इसमें जो चेक बेसिन मेथड है इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो जो चेक बेसिन मेथड है ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम बात करते हैं वीट की। वीट है, बार्ले है, ये सब जो हमारी क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर चेक बेसिन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। जो फेरो मेथड है इरिगेशन का, ये किस में इस्तेमाल करते हैं? फेरो मेथड ऑफ इरिगेशन ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं हमारी जो रूट और ट्यूबर क्रॉप होती है। ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप्स। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी फसलें जिनका इकोनॉमिक पार्ट जमीन के अंदर रहता है। जैसे कि हम बात करें किसकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है पोटैटो। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें होता है एक शुगर केन। अब आप सोचोगे कि सर जी जो शुगर केन होता है ये तो ना रूट है ना ट्यूबर क्रॉप है। तो मैंने अधिकतर बोला था, सब नहीं बोला। समझ रहे हो? तो फैरो मेथड ऑफ इरिगेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अरवी होता है, अरवी समझते हो? अरवी, बंडा, ये हमारी सब्जियां होती हैं, इन सब का जो हम इरिगेशन करते हैं वो फैरो मेथड ऑफ इरिगेशन से करते हैं। फ्लड इरिगेशन किसमें किया जाता है? फ्लड इरिगेशन जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है राइस की फसल में। राइस की फसल और इसके अलावा जो जूट होता है, जूट की फसल में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मिली वाटर सेट। एक छोटा मिली वाटर सेट जो होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है जब उसके पास कितना एरिया हो। ठीक, यानी कि एक मिली वाटर शेड जो होता है वो कितने बड़े एरिया को कहते हैं। सबसे पहले बार आप ये समझो कि वाटर शेड होता क्या है। वाटर शेड का सीधा सीधा मतलब होता है जहां पर, जहां पर पानी इकट्ठा होता है, जहां पर पानी इकट्ठा होता है। अब पानी इकट्ठा होता है तो उसको हम तालाब भी तो कह सकते हैं। ध्यान से समझना, ये जो तालाब होता है, तालाब में केवल पानी आके इकट्ठा होता है। समझ गए? जैसे मान लेते हैं ये तालाब है, यहाँ पर पानी आके इकट्ठा हुआ है तो इसको हम तालाब, फार्म, पाउंड ये सब बोल देते हैं। लेकिन जब हम वाटर साइड की बात कर रहे होते हैं तो जितनी दूर से, जैसे मान लेते हैं इतने एरिया का पानी जो है ये बह के आ रहा है इस तालाब के अंदर, तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे एरिया के साथ साथ इसमें पर्वत, पहाड़, नदियां, पठार जो कुछ भी होगा सबको मिला के हम क्या बोलेंगे कि ये वाटर शेड है। लेकिन इसको जहां से पानी आ रहा है, ये वाला जो मैंने एरो बना के बताया, इसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। यहाँ पर जहां पानी स्टोर होता है इसको हम फार्म, पाउंड या तालाब बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़ा सा वाटर शेड होता है जिसके अलग अलग कैचमेंट एरिया होते हैं। जैसे इतनी दूर का पानी इस तालाब में आ रहा है
और यहाँ का जो पानी है, यहाँ का पानी ऐसे एक नदी गई है और उस नदी में बह के आ रहा है। इस तरीके से पानी जो है ये नदी में बह के जा रहा है और ये नदी जो है वो समुद्र में चली जा रही है। तो ये वाला इतना जो एरिया होगा ये एक कैचमेंट एरिया होगा। यहाँ पर ये एक दूसरा कैचमेंट एरिया है, समझ गए। तो इसलिए हमारी पूरी पृथ्वी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी होती है एक तरीके का वो कैचमेंट एरिया ही होता है। यहाँ तक बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि 1 मिली वाटरशेड कितने एरिया का होता है। ठीक, 1 मिली वाटरशेड जो होता है वो कितना बड़ा होता है, देख लेते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। तो 1000 से लेके 10,000 यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक जो होता है इसको हम बोलते हैं मिली वाटर शेड। वाटर शेड, इस चीज को आप जरूर ध्यान देना कि यहाँ पर केवल तालाब के एरिया की बात नहीं हो रही कि कोई एक मतलब 1000 हेक्टेयर का तालाब हो या 10,000 हेक्टेयर का तालाब हो, इसकी बात नहीं हो रही। मैंने जब ये आपको बताया ना कि ये तालाब है और यहाँ से इतना कैचमेंट एरिया है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो इस पूरे इतने भाग को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको पूरे को मिला के वाटरशेड कहा जाता है। तो कोई भी अगर वो 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर वाले एरिया का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिली वाटरशेड। अगर 10 से लेके 100 हेक्टेयर तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मिनी वाटरशेड। क्या होता है, मिनी वाटर शेड। इस चीज को जरूर ध्यान देना कि मिनी वाटर शेड और मिली वाटर शेड दोनों अलग अलग होता है। मिनी जो होता है सबसे छोटा होता है, फिर मिली जो होता है उससे बड़ा होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो मिली और मिनी के बीच में एक होता है माइक्रो। क्या होता है, माइक्रो। तो माइक्रो जो वाटर शेड होता है, माइक्रो वाटर शेड कितना होता है, माइक्रो वाटर शेड जो हमारा होता है वो 100 से लेके 1000 हेक्टेयर के आसपास का जो एरिया होता है इसको हम माइक्रो वाटर शेड बोलते हैं। इसके अलावा हमारा अंतिम में क्या आ रहा है, अंतिम में आ रहा है हमारा 5000 हेक्टेयर से ज्यादा, सॉरी 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा। तो अगर कोई 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा का वाटर शेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देते हैं मैक्रो वाटर शेड। समझ गए। एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि 10 से लेके 100 हेक्टेयर तक होगा तो मिनी वाटर शेड, 100 से लेके 1000 होगा तो माइक्रो होगा, 100 से फिर 1000 से लेके 10,000 होगा तो मिली होगा, और इसके अलावा अगर 50,000 से भी ज्यादा होगा तो इसको हम मैक्रो वाटरशेड बोलते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रीडा जो कि 1985 में स्टेब्लिश हुआ था, उसका कहने का क्या मतलब है कि डीप प्लाविंग का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि जो हम गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई कितनी गहराई पर करी जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। यही सीधा सीधा मतलब है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो क्रीडा लिखा है, क्रीडे का फुल फॉर्म क्या होता है। क्रीडे के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल सेंट्रल रिसर्च सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ये क्रीडा का फुल फॉर्म होता है जो कि 1985 में आया था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड जो चला था उसके साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। ये जो आता है, ये क्रीडा जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा ICAR के अंतर्गत आता है। समझ गए। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि डीप प्लाविंग कितनी गहराई पर होता है, तो डीप जो प्लाविंग होता है वो कितनी गहराई पर होता है, वो 25 से लेके 30 सेंटीमीटर गहराई पर होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है कि जब हम डीप प्लाविंग की बात कर रहे हैं तो डीप प्लाविंग 25 से लेके 30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी ये जो मिट्टी है, मिट्टी की ये ऊपरी परत है, अगर इसमें हम गहराई में जाते हैं और 25 से लेके 30 सेंटीमीटर गहराई की जो मिट्टी है इसको हम उलटते हैं, यानी कि ये लगभग 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इधर की जो मिट्टी होती है इसको हम स्लाइस के रूप में काटते हैं और इसका उलट फेर करते हैं, तो उसको हम डीप प्लाविंग बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि 5 से 6 सेंटीमीटर जो होता है, तो 5 से 6 सेंटीमीटर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैलो प्लाविंग। क्या बोलते हैं इसको, सैलो प्लाविंग, जिसको हम उथली जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उथली जुताई कहा जाता है। अगला हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करेंगे
10 से लेके 15 सेंटीमीटर। तो ये 10 से लेके 15 सेंटीमीटर होता है, ये हमारा मॉडरेट होता है और सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उपयोग इसी तरीके का किया जाता है। ज्यादातर हमारी जो जुताई होती है वो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर की गहराई पर करते हैं। हमको ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो 4 से लेके 5 साल के अंतराल पर हमको एक बार समतलीकरण कराना चाहिए। समतलीकरण, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको लेवलिंग कितने साल के अंतराल पर करना चाहिए। तो अगर हम कंटिन्यू खेती कर रहे हैं तो हमको 4 से 5 साल के अंदर एक बार समतलीकरण कराना चाहिए और इसके अलावा हमको इतने ही अंतराल पर लगभग लगभग एक बार डीप प्लाउइंग भी करानी चाहिए। जब हम डीप प्लाउइंग कराते हैं तो डीप प्लाउइंग से क्या होता है, डीप प्लाउइंग से इनफिल्ट्रेशन जो रेट होता है, इनफिल्ट्रेशन जो रेट होता है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है ये भी बढ़ जाती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, हमारा छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां जो क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। कह रहा है कि जब हम स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसको फव्वारा सिस्टम या फिर बौछार विधि वाला सिंचाई बोलते हैं, इसमें जैसे हमारा जो रेन गन होता है जहां से पानी बूंद के रूप में बाहर निकलता है प्रेशर के रूप में, तो कह रहा है कि वहां पर प्रेशर कितना होना चाहिए, कितने प्रेशर से हम पानी देते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, 2.5 से लेके 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इतना प्रेशर कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कोई एरिया है, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इस एरिया पर कितना प्रेशर लगना चाहिए, 2.5 से लेके 4.5 किलो। यानी कि आप ऐसे समझो कि इतने स्क्वायर मीटर एरिया में, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर आपने 2.5 से लेके 4.5 किलो का वजन रख दिया तो ये जितना ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, जितना ज्यादा दबाव देगा, वही होता है 2.5 से लेके 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, आप इस चीज को ध्यान देना। अब ये तो हो गया क्या, ये जो हमारा हो गया, ये तो यूज किया जाता है हमारा स्प्रिंकलर में। इसके अलावा अब एक सवाल और बनता है कि स्प्रिंकलर में तो हम इसको यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में हम कौन सा यूज करते हैं। तो हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें हम यूज करते हैं 1 से लेके 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूज करते हैं। ये किसमें करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है बूंद बूंद कर सिंचाई, यानी कि उसमें जो पानी होता है एक एक बूंद करके जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोरुगेशन। कोरुगेशन क्या होता है, एक तरीके का इरिगेशन का मेथड होता है जो कि मॉडिफाई कराया गया है। और ये किसका मॉडिफिकेशन है ये आपसे पूछा जा रहा है। जो कोरुगेशन होता है, कोरुगेशन किस सिंचाई विधि का एक संशोधन है, इसमें से एक सिंचाई की विधि है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग करके हम कोरुगेशन बना देते हैं। यहाँ से आपसे वही पूछा जा रहा है। तो इसके अगर हम बारे में बात करें तो जो कोरुगेशन होता है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, कोरुगेशन जो है ये हमारा फेरो मेथड ऑफ इरिगेशन का मॉडिफिकेशन होता है। इसको ध्यान से समझते हैं। जो हमारा फेरो मेथड ऑफ इरिगेशन होता है इसमें आप समझो कि जो इसमें रिज और फेरो होती है इस तरीके की बनी होती है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा होती है। लेकिन जब हम कोरुगेशन की बात कर रहे होते हैं तो कोरुगेशन थोड़ा सा कम होता है। कोरुगेशन थोड़ा सा कम होता है तो कितना कम होता है, मतलब जस्ट अ सेकेंड, कोरुगेशन थोड़ा इस तरीके का होता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो कोरुगेशन होता है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जो कोरुगेशन होता है इसको हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो किस में करते हैं, जो हमारी वीट की क्रॉप होती है, वीट की क्रॉप यानी कि जो गेहूं की क्रॉप होती है, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है, ठीक, क्लोज क्लोज ग्रोइंग जो क्रॉप होती है उसमें हम यूज करते हैं। इसका यूज करने का फायदा क्या है, ध्यान से समझना। इसमें क्या करते हैं, इसमें जब हम ट्रैक्टर से सीड की बुआई कर रहे होते हैं तो बुआई करते समय ही हम इस तरीके से, जैसे लाइन से हमने बुआई करी है तो हम ये लाइन जो बनाते हैं, इस लाइन में सीड को जब ढकते हैं तो इस लाइन को, इसे हमने सीड से ढक दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा एक नाली नुमा बन जाता है जिसको हम फैरो बोलते हैं। छोटा सा एक बहुत हल्का सा फैरो बनेगा, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होगा, 1-2 इंच 2.5 इंच का गहरा होता है।
और ये जो फेरो मेथड होता है इसमें 4-5 इंच की गहराई होती है। तो ये आप थोड़ा सा अंतर समझना, इसमें 5 इंच से ज्यादा गहराई होती है और इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी गहराई होती है। जैसे ट्रैक्टर अगर आप जो कल्टीवेटर होता है ना, उसको अगर आप हल्के से लेके चले जाओ अपने खेत में कल्टीवेटर से, तो थोड़ा सा एक नाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम कोरोगेशन बोलते हैं। इसको करने का फायदा क्या है? जब हम गेहूं में सीआरआई स्टेज आती है और उस सीआरआई स्टेज में जब हम इसकी पहली बार सिंचाई करते हैं 21वें दिन, जो 20 से 25वां दिन होता है, इस दिन पर जब हम सिंचाई करते हैं, तो उस सिंचाई में क्योंकि ऐसे छोटी-छोटी नाली बनी है, तो सिंचाई बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है और हम कम पानी में सिंचाई कर ले जाते हैं। और जो गेहूँ की पहली सिंचाई होती है, उसमें हमको कम पानी देना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया, तो हमारा जो गेहूँ होता है, वो पीला पड़ने लगता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं पाती है। तो कम पानी देने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कोरूगेशन बोलते हैं। 1-2 बार जब हम सिंचाई कर देते हैं, तो 1-2 बार सिंचाई करते-करते धीरे-धीरे ये जो मिट्टी होती है समतल हो जाती है। समझ गए? तो इसको क्या कहते हैं? कोरूगेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमारा आता है फ्लड इरिगेशन। जो फ्लड इरिगेशन है, ये किसमें यूज़ किया जाता है? फ्लड इरिगेशन जो हमारा होता है, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने राइस की क्रॉप में, जो वेटलैंड राइस होती है, उसमें यूज़ किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी क्रॉप में, अलग-अलग होता है। आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है, व्हिच इरिगेशन मेथड इज स्पेसिफिकली नॉट रिकमेंडेड फॉर सैंडी सॉइल? कह रहा है कि सैंडी सॉइल में हम कौन से मेथड ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड या फिर चेक बेसिन मेथड? एक-एक करके समझते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। समझो ध्यान से। इसमें जो कह रहा है कि सैंडी सॉइल में हम कौन से मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें हम स्प्रिंकलर का कर सकते हैं। स्प्रिंकलर का क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बौछार विधि से पानी आता है और पानी थोड़ा-थोड़ा आएगा, जब हमको आवश्यकता होगी हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सैंडी सॉइल होती है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लोवेस्ट होती है, जितनी भी हमारी मिट्टी होती है सब में सबसे अगर कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये सैंडी सॉइल की होती है। तो एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। अगर इसमें हमने फेरो मेथड ऑफ इरिगेशन या फिर फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल कर दिया, तो ये मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पानी दिया और 2 दिन के अंदर फिर सूख जाएगा और 4-5 दिन के अंदर हमको दोबारा सिंचाई करनी पड़ेगी, तो हमको बार-बार सिंचाई करनी पड़ेगी और हर बार जब हम सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा पानी भी लगेगा और ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा और इसके अलावा अगर ग्राउंड वाटर टेबल कम है तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए सैंडी सॉइल में कभी भी धान की खेती आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धान की खेती जो होती है ज़्यादा पानी माँगता है और उसमें आप जो फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये मेथड जो होता है, ये मेथड हमारा यूज़ किया जा सकता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं सैंडी सॉइल में। इसके अलावा चेक बेसिन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ कौन-सा नहीं करेंगे? हम यूज़ नहीं करेंगे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा राइट आंसर होगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि आखिर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक इतना बड़ा-सा खेत है, ठीक? ये खूब बड़ा-सा एक खेत है। इस खेत को हमने क्या कर दिया, क्योंकि बॉर्डर और स्ट्रिप बोल रहा है, तो हमने ये बॉर्डर और स्ट्रिप बना दिया। ठीक, ये जो मेड़ है, ये जो ग्रीन कलर का है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे बॉर्डर और इस ग्रीन कलर के बीच में जो जगह बच रही है, उसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रिप बोल देते हैं। समझ गए? ये क्या होता है? ये होता है हमारा बॉर्डर, एक लाइन से दूसरी लाइन होती है और ये बीच में वाला ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रिप बोलते हैं। इसको हम पट्टीदार खेती भी या पट्टीदार सिंचाई भी कहा जाता है इसको। एक तरीके का ये स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन भी होता है और एक स्ट्रिप मेथड ऑफ क्रॉपिंग भी होता है। क्रॉपिंग में ऐसे फसलें स्ट्रिप में लगाई जाती है, जैसे यहाँ पर ए फसल लगा दिया गया, यहाँ पर बी फसल लगा दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात तो कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं इरिगेशन की, तो इरिगेशन में देखते हैं। जो ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता है, इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पर एक मेन इरिगेशन चैनल होगा, एक तरफ खेत के किसी एक कोने में, जहाँ पर ऊंचाई होगी उधर से, और इधर को अगर ढाल होगा खेत, तो यहाँ से पानी आएगा और इस पूरे में चला जाएगा, इस तरीके से। तो ये जितनी नालियां हैं, सब में इसी तरीके से बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में इरिगेशन होता है। इसमें समस्या क्या आती है? क्योंकि जो हमारा सैंडी सॉइल है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है।
तो अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है और हमने सिंचाई करी तो क्या होता है कि यहाँ तक पानी आते आते रास्ते में धीरे 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 पानी घटता जाता है और यहाँ तक पानी पहुंच नहीं पाता सही से। यहाँ पर ज्यादा पानी लग जाएगा और यहाँ पर कम पानी पहुंच पाएगा। तो इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है, इसीलिए हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स थ्रू अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज टर्म एज, कह रहा है कि जब हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हर्बिसाइड डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बिगेशन कहते हैं। समझ गए? तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? हर्बिगेशन होता है। हर्बिगेशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा है क्या? एक है हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, और दूसरा क्या है? दूसरा है इरिगेशन। तो हर्बिगेशन हो गया। अब केवल हम ड्रिप इरिगेशन का ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, ड्रिप के अलावा हम स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन में भी हम हर्बिसाइड छिड़क सकते हैं। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन, क्या हो गया? हर्बिगेशन। अगला है हमारा क्या? फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। इसके अलावा एक होता है कैमिगेशन। कैमिगेशन वैसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखना, कैमिगेशन क्या होता है? जब हम कोई भी केमिकल अपने इरिगेशन वाटर के साथ साथ डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैमिगेशन बोलते हैं। कैमिगेशन जो होता है एक तरीके का ब्रॉड टर्म होता है। इसके अंदर हमारा कैमिगेशन जो होगा ये एक बहुत बड़ा सा छतरी है जिसके अंदर हर्बिगेशन और फर्टिगेशन, ये तमाम तरीके की चीजें आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती हैं। इरिगेशन वाटर में अगर हम कोई भी केमिकल डाल के अप्लाई करते हैं तो वो सभी इसी कैमिगेशन के अंतर्गत आता है। एक इसी से मिलता जुलता टर्म होता है फ्यूमिगेशन, लेकिन ये फ्यूमिगेशन जो होता है वो इरिगेशन से बिल्कुल संबंधित नहीं होता है। फ्यूमिगेशन का क्या मतलब होता है? जब हमारा कोई गैस वाला, ठीक, क्या, जो गैस का केमिकल होता है, गैस का क्या होता है? गैस का पेस्टिसाइड होता है। कोई एक ऐसा पेस्टिसाइड जो कि गैस रूप में होता है, कैसे है? गैस फॉर्म में है, उसको जब हम अपने खेत में डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। ठीक, अब इसमें ध्यान से समझना, जो स्प्रेइंग होती है, जो स्प्रेइंग होती है जिसमें स्प्रे करते हैं, तो इसमें हम स्प्रे किसका करते हैं? हम तरल का स्प्रे करते हैं। डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग डस्टर से करी जाती है। डस्टिंग जो करते हैं ये किसका करते हैं? डस्टिंग हम करते हैं पाउडर का। और गैस का क्या करते हैं? फ्यूमिगेशन करते हैं। समझ गए? जैसे हमारे पास एक आता है एथिलीन। एथिलीन जो होता है, एथिलीन दो तरीके से आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है और एक हमारा गैसियस फॉर्म में आता है। दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। आप बताओ कि गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के क्या क्या नाम होते हैं? तो एथिलीन जो आता है दो तरीके का आता है। तो हम उसमें जो हमारा गैसियस रूप में आता है एथिलीन, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम फ्यूमिगेट करते हैं। उसको एक कमरे में, अगर कोई एक चैम्बर है छोटा सा, उसी चैम्बर में हमने फल रखा है तो उसमें हम उस एथिलीन गैस को छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारे फल हैं वो पक जाते हैं। तो फ्यूमिगेशन में गैस रूप में अप्लाई किया जाता है कोई चीज, स्प्रे में तरल रूप में, और डस्टिंग जो होता है, डस्टिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं? कोई चीज हमारे पास पाउडर है तो उसको हम डस्टिंग के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एरिया इन एकड़ इज इक्विवेलेंट टू 1 हेक्टेयर। कह रहा है कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ के अंदर कितना होता है? 1 एकड़ के अंदर 0.405 हेक्टेयर होता है। और 1 हेक्टेयर के अंतर्गत कितना होता है? 1 हेक्टेयर के अंतर्गत 2.47 एकड़ होता है। समझ गए? तो यहाँ पर ये दो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि 1 हेक्टेयर मिलीमीटर, 1 हेक्टेयर मिलीमीटर जो होता है ऑफ इरिगेशन वाटर, वो कितना लीटर होता है? यानी कि अगर 1 हेक्टेयर मिलीमीटर ऑफ वाटर है तो ये वाटर कितने लीटर में होगा, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था कि 1 हेक्टेयर मिलीमीटर होता क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1 हेक्टेयर मिलीमीटर में कितना पानी होता है। तो 1 हेक्टेयर मिलीमीटर में जो हमारा पानी होता है वो होता है 10,000 लीटर। 10,000 लीटर जो पानी होता है वो 1 हेक्टेयर मिलीमीटर पानी होता है। ठीक,
10,000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10,000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर मिलीमीटर। समझ गए। अब इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, इसके अलावा हम बात करेंगे दो और यूनिट की। एक हमारा होता है 1 हेक्टेयर मीटर। क्या होता है? 1 हेक्टेयर मीटर होता है। 1 हेक्टेयर मीटर कितना होता है? 1 हेक्टेयर मीटर होता है इस तरीके से, कितना? 10 मिलियन लीटर होता है। 1 हेक्टेयर मीटर में 10 मिलियन लीटर पानी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 हेक्टेयर मीटर। यानी कि 1 हेक्टेयर मीटर में कितना पानी होता है? वो 10 मिलियन लीटर पानी होता है। समझ गए। इसके अलावा एक और होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 1000 लीटर जो होता है वो कितना होता है? 1000 लीटर जो पानी होता है उसको हम 1 क्यूमिक पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 क्यूमिक पानी बोलते हैं। समझ गए। तो इतना चीज आप जरूर याद कर लेना। अब यहाँ पर जो 1 हेक्टेयर मिलीमीटर है इसको मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। हमारे पास एक इतना बड़ा सा खेत है। इस खेत का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 1 हेक्टेयर है। यानी कि 1 हेक्टेयर का मतलब क्या है? 100 मीटर लंबा है ये, और ये 100 मीटर ही चौड़ा है। इतना बड़ा हमारा खेत है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 हेक्टेयर। ठीक। 1 हेक्टेयर हमारे पास ये खेत है, और अगर इस 1 हेक्टेयर खेत में हमने स्विमिंग पूल बना दिया, और उस स्विमिंग पूल में हमने केवल 1 मिलीमीटर, ध्यान से समझना, केवल 1 मिलीमीटर गहरा हमने पानी उसमें भर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उतना पानी भरने के लिए हमको 10,000 लीटर पानी लगेगा। समझ गए। और अगर हम उसको 1 मीटर गहरा बना दें इसी पूल को, तो कितना लग जाएगा हमारा? हमारा लग जाएगा 10 मिलियन लीटर। 10 मिलियन लीटर का क्या मतलब होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ लीटर। 1 करोड़ लीटर पानी, 1 करोड़ लीटर पानी होता है कितने में? 1 हेक्टेयर मीटर में। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या है। वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है वो नॉट रिकमेंडेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन होता है ये कौन सी फसलों में नहीं लगाया सकता? व्हीट, मेज, राइस एंड जूट एंड ग्राउंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा हमारा राइस। राइस एंड जूट। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं हमारे राइस और जूट जो होते हैं, इनको हम वाटर लॉगिंग कंडीशन में उगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सबमर्ज कंडीशन बोलते हैं। सबमर्ज कंडीशन। इसके अंदर स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। स्टैंडिंग वाटर इसके अंदर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर के आसपास। स्पेसिफिकली राइस के अंदर स्टैंडिंग वाटर 5 सेंटीमीटर हमेशा खेत में भरा रहना चाहिए। और जब हम स्प्रिंकलर मेथड से करेंगे तो हम पानी भर नहीं पाएंगे, इसीलिए स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन हम राइस और जूट के क्रॉप में यूज नहीं कर सकते हैं। अगला है टाइफून सिस्टम। टाइफून सिस्टम जो ऑफ इरिगेशन है ये भी एक तरीके का इरिगेशन का मेथड होता है, एक मॉडिफाइड सिस्टम होता है। पूछा जा रहा है कि टाइफून सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो मेथड है ये इनमें से कौन सी फसल में यूज किया जाता है? तो ये एकदम डिटेल में याद कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो टाइफून सिस्टम ऑफ इरिगेशन होता है वो किस में यूज किया जाता है? गन्ने में यूज किया जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। इसके अलावा हम किसकी बात करते हैं? हम बात करेंगे अगर कॉटन की, तो कॉटन में हम फेरो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करेंगे इसमें, तो कॉटन में फेरो मेथड, इसके बाद फिर इसमें हम चेक बेसिन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटैटो जो होता है इसमें फेरो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और कोकोनट जो होता है, कोकोनट के हम अंदर ये इस्तेमाल करते हैं सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन। तो ये सब सरफेस इरिगेशन का जो मेथड होता है ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है कोकोनट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन देखते हैं। What is the approximate water saving percentage of drip irrigation compared to surface method of irrigation? जब हम surface method of irrigation से तुलना करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड का, तो इसमें हम कितना परसेंट पानी बचा लेते हैं? तो बचा लेते हैं इसमें हम कितना परसेंट पानी? इसमें हम बचा लेते हैं 50 से 70% पानी। तो हमारा ये जो 50 से 70% होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होगी। जब हम बात करते हैं किसकी? सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन की, जैसे कि हमारा फ्लड इरिगेशन मेथड है, रिंग बेसिन है, चेक बेसिन है, ये सभी हमारे सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन होते हैं। तो जहां पर हमको अगर सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में अगर मान लेते हैं कि 100 लीटर पानी लगना था, तो अगर हम ड्रिप इरिगेशन से लगाएंगे तो वहां पर हमको केवल 50 से लेकर 70 लीटर पानी ही आपको देना पड़ेगा।
एक चीज तो ये फायदा हो गया। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि सरफेस इरिगेशन मेथड से अगर हम तुलना करते हैं तो स्प्रिंकलर मेथड में कितनी सेविंग होती है। तो आप याद कर लेना कि स्प्रिंकलर में 25 से लेके 50% तक स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहां तक बात समझ में आई। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है ड्रिप इरिगेशन से, और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्रिप इरिगेशन है इसकी वाटर यूज इफिशियंसी कितनी होती है। समझ गए, यानी कि इसको क्या कहते हैं, वाटर वाटर यूज इफिशियंसी। सबसे ज्यादा इफिशियंटी किसके अंदर होती है, हाईली जो इफिशियंट होता है, हाईली इफिशियंट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, ये हमारा ड्रिप इरिगेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि ड्रिप इरिगेशन से हम जब सिंचाई करते हैं तो हमारा जो पानी है पर्कुलेशन, इनफिल्ट्रेशन, सीपेज, रन ऑफ, ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, इसके द्वारा पानी कम से कम लॉस होता है। तो जितना हम पानी देते हैं वो सब का सब पानी पौधे यूज कर लेते हैं, मतलब पौधे की जड़ों के अंदर से वो पहुंच जाता है। ऊपर ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन मतलब इसमें जो सरफेस रन ऑफ है या फिर जो इवापोरेशन होता है, खेत से जो भाप बन के उड़ जाता है पानी, इसके अलावा जो इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, रन ऑफ होता है, ये सभी चीजें हमारी ड्रिप इरिगेशन में देखने को नहीं मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा इफिशियंट मेथड होता है। इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, ये होती है मोर देन 90%। तो इस चीज को याद कर लेना, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 50 से 70% में और 90% में। तो 50 से 70% जो पानी सेव करता है, ये सरफेस मेथड के हिसाब से, सरफेस मेथड से जब हम तुलना करते हैं तो 50 से 70% कम पानी लगता है। इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया था, मैं बता रहा था, जब इसमें 50 से 70% पानी सेव हो रहा है, तो 50 से 70% पानी सेव हो जाएगा तो 30 से लेके केवल 50 लीटर पानी ही लगेगा। ये चीज थोड़ा सा उल्टा हो गया था बताते समय, 30 से लेके 50 लीटर पानी ही लगेगा। अब ये जो 90% मैंने आपको बताया, 90% ये क्या है, ये वाटर यूज इफिशियंसी है। इसमें पौधे को जितना पानी मिलता है, या फिर इरिगेशन यूज इफिशियंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इरिगेशन इफिशियंसी या इरिगेशन यूज इफिशियंसी। इसमें ऐसा होता है कि जब हम इरिगेशन ड्रिप मेथड से करते हैं तो इसमें ना तो हमारा एप्लीकेशन लॉस होता है, ना फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला लॉस होता है, ना इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन लॉस होता है। ये सब तरीके के जो हमारे लॉस होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है, 90% से ऊपर चला जाता है, कई बार तो 95% तक भी देखने को मिलता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो सर्ज इरिगेशन होता है ये करेक्टराइज्ड बाई व्हिच मेथड ऑफ एप्लीकेशन। जो सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन होता है इसमें आपको दो शब्द देखने को मिलता है, एक ऑन और एक ऑफ। ये कोई एक मेथड नहीं होता है इरिगेशन करने का, ये एक तरीके का एक फिजिकल मेथड नहीं होता। मतलब इसमें किसी भी तरीके का हम खेत में कोई आकार प्रकार नहीं बनाते हैं। जो सर्ज इरिगेशन मेथड होता है इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम नाली बना रहे हैं या मेड़ बना रहे हैं या कुछ नहीं बना रहे हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि फेरो मेथड है, इसके अलावा फिर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, फ्लड इरिगेशन मेथड है, बेसिन मेथड है, रिंग बेसिन मेथड है। तो ये तमाम तरीके के जो मैं अभी बता रहा हूँ ये टोपोग्राफी, मतलब खेत के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, या ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन है, इसमें हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। सर्ज इरिगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ये फिजिकली कोई चीज होती नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, जो पानी होता है उसको रुक रुक के दिया जाता है। रुक रुक के कैसे, हमने मोटर चलाया और खेत में पानी जाने लगा, खेत में जल्दी से पानी लग गया। इसमें जो पानी दिया जाता है बहुत तेजी से दिया जाता है। हमने पानी दिया और पूरे खेत में फट से पानी फैल गया, फिर हमने बंद कर दिया। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पानी चला दिया, फिर बंद कर दिया, फिर चला दिया, फिर बंद कर दिया। तो इसमें ऑन ऑफ साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन में आपको दो शब्द मिलेंगे, ऑन ऑफ साइकिल, ये दो शब्द आपको जरूर मिलेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन होता है। समझ गए। आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे हमारा 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है इसमें वाटर कितने हाइट तक होता है, इसको समझना। जो एक एटीएम होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है उसको एक एटीएम बोलते हैं। एक एटीएम का मतलब क्या होता है, एक एटीएम का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर पानी जो है वो कितना है, पानी का लेवल कितना है, 136 सेंटीमीटर है। ये एक तरीके का यूनिट मेजर करने का एक तरीका होता है। यानी कि कोई हमारे पास एक परख नली है, ऐसे मान लेते हैं कोई हमारे पास नली है, उसमें हम 100 कितना भर देते हैं, 136 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं। इसमें ऐसे करके, ऐसे 1 2 3 4 सेंटीमीटर ऐसे करके 136 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं।
अब इतना पानी भरने के बाद इस पानी के नीचे यहाँ पर अगर कोई चीज रखी होगी तो उस पे जितना प्रेशर लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक एटीएम बोलते हैं। तो एक एटीएम बराबर कितना होता है, 136 सेंटीमीटर वाटर होता है, समझ गए। अब 136 सेंटीमीटर वाटर होता है एक एटीएम में, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रहा है 123 सेंटीमीटर, सॉरी 1036, गड़बड़ हो गया बताने में, 123 तेज बोल रहा हूँ, 1036 होता है, बार बार लिख रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत, 1036 सेंटीमीटर होता है। अब 1036 सेंटीमीटर तो हमारा एक एटीएम का हो गया। कई बार एक बार का प्रेशर पूछा जाता है, तो एक बार जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1023 सेंटीमीटर होता है। कितना, एक बार जो प्रेशर होता है, एक बार प्रेशर कितना होता है, 1023 होता है। कई जगह पर अमूमन ऐसे हल्का फुल्का जब आपको देखना होता है तो हम एक बार जो होता है, एक बार को लगभग लगभग एक एटीएम बोल देते हैं, लेकिन ये लगभग होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप देखो 23 और 36 बहुत थोड़ा सा अंतर है, प्रेशर में तो वो कम अंतर हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको एक बार कई कई जगह पर एक एटीएम बोल दिया जाता है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है, ये लगभग होती है, समझ गए। तो एक बार लगभग एक एटीएम के आसपास होता है। इस चीज को आप याद कर लेना, क्यों, क्योंकि कई बार जब आप पढ़ते हो जैसे बिल्टिंग पॉइंट पढ़ते हो, अवेलेबल वाटर पढ़ते हो, अनअवेलेबल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, सॉइल साइंस में ये सब चीजें जब पढ़ते हो तो वहां पर बार और एटीएम बार बार आते रहते हैं। तो वहां पर लगभग लगभग क्योंकि बराबर होता है तो बार की जगह पे एटीएम, एटीएम की जगह पर बार आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई पूछे तो जो बार होता है थोड़ा सा छोटा होता है, एक बार जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, इसकी यूनिट 1036 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1036 सेंटीमीटर में एक एटीएम होता है, और 1023 में ही एक बार हो जाता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग वाटरशेड कैटेगरी। यहाँ पर वाटरशेड की कैटेगरी दी गई है और यहाँ पर इनका एरिया दिया गया है। इसको आपको क्या कराना है, इसको मैच कराना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो का। तो मैक्रो जो है ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मैक्रो होता है वो 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा वाले एरिया को कहते हैं। इसके अलावा सब मैक्रो होता है। जो सब मैक्रो होता है, सब मैक्रो कितना होता है, सब मैक्रो होता है हमारा 10,000 से लेके 50,000 के बीच में। फिर हमारा एक होता है माइक्रो वाटरशेड। तो जो माइक्रो वाटरशेड होता है ये कितना होता है, माइक्रो वाटरशेड होता है हमारा 100 से लेके 1,000 तक, ये हो गया हमारा माइक्रो। और एक मिली होता है, मिली कितना होता है, मिली जो हमारा है वो हो जाएगा मिली हो जाता है 1,000 से लेके 10,000 के बीच में। अब इसको मैच कराते हैं। ए जो है किस पे चला गया, ए दूसरे पे चला जाता है, तो ए दूसरे पे इसमें इसमें और इसमें चला गया, ये वाला गलत हो गया। बी जो है बी फोर्थ पे जा रहा है, तो बी फोर्थ में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया। फिर सी देखते हैं, सी जो है हमारा ये फर्स्ट पे जा रहा है, तो सी हमारा फर्स्ट पे जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 18वां क्वेश्चन, ये हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन बेस्ड यानी कि अभिकथन दिया गया है और उसका यहाँ पर रीजन दिया गया है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन से सही है कौन से गलत है, और अगर दोनों सही हैं तो रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरीके ये क्वेश्चन होता है। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगाना है कि बी लगाना है, बच्चे ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन कराता रहूंगा। तो आई होप कि अगर आप लोग इतना लेक्चर पढ़ चुके होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि असर्शन और रीजन में करेक्टली एक्सप्लेनेशन वाला और करेक्टली नॉन एक्सप्लेनेशन वाला कौन सा ऑप्शन होता है। देख लेते हैं इसको, असर्शन और रीजन वाला कह रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है वो कंसीडर्ड होता है, कंसीडर किया जाता है आइडियल अगर हमारे पास जमीन जो है वो बराबर नहीं है, टोपोग्राफी सही नहीं है और इसके अलावा सैंडी सॉइल है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सैंडी जो सॉइल होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से हमको स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर हमारी ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टोपोग्राफी अगर हमारी बराबर नहीं है, खेत ऊबड़ खाबड़ है, तो भी इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर मेथड में कभी भी रन ऑफ नहीं होता है। रन ऑफ यानी कि जो जल बहाव होता है, जल बहाव, जल बहाव वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जैसे हमको लगेगा कि खेत में पानी बहने को आया है, तैसे ही हम स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर अपना बंद कर देंगे और सिंचाई बंद हो जाती है। रीजन क्या कह रहा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट करता है वाटर एप्लीकेशन रेट को, जिससे नेचुरल रेनफॉल जैसे होता है बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में होता है।
इसकी वजह से रन ऑफ जो होता है वो कभी भी नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है, स्लोप की वजह से जो रन ऑफ होने वाला था वो नहीं होता है, ये होता भी है तो बहुत हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत कहीं-कहीं देखने को मिलेगा, और जैसे देखने को मिलता है तो इसे हम बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो डीप परकोलेशन होता है, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो पानी जितना है वो जमीन के अंदर तुरंत ही सूख जाएगा। तो इसी वजह से स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बात सही है, और केवल सही ही नहीं है, यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन के करैक्टर भी बता रहे हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में ऐसी-ऐसी चीजें होती हैं। तो इस वजह से हमारा जो असर्शन है और रीजन है ये दोनों के दोनों सही भी हैं, और जो रीजन है ये असर्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इरिगेशन के मेथड दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ बाधा और आदर्श स्थिति दिया गया है, यानी कि आइडियल कंडीशन दिया गया है कि हम कब कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चेक बेसिन का। चेक बेसिन जो मेथड होता है, चेक बेसिन मेथड हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? चेक बेसिन हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारा स्लोप जो होता है वो 3% होता है, तो सुटेबल फॉर फील्ड स्लोप अप टू 3%। 3% अगर हमारा स्लोप है खेत में तो हम चेक बेसिन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चेक बेसिन मेथड वही जिसको क्यारी विधि बोलते हैं। क्यारी विधि, थाला विधि नहीं, क्यारी विधि, जैसे गेहूं वहूं में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। ये जो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है इसको हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हमारा 0.1 से लेके 1% का स्लोप होता है। इसके अलावा फेरो मेथड है। ये जो फेरो मेथड है इसको हम कहाँ यूज करते हैं? तो जो हमारा फेरो मेथड है इसको हम यूज करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं, इमिटर देखते हैं। इमिटर जो होता है ये क्या होता है? ये सुइटेड फॉर सॉइल विथ 0.5 से लेके 2.5 सेंटीमीटर पर आवर इनफिल्ट्रेशन। अगर कहीं पर भी 0.5 से लेके 2.5 सेंटीमीटर पर आवर का इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो वहां पर हम इमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको ये सी आ नहीं रहा था तो हमने ए बी और डी लगा दिया, और जो बच गया सी, तो सी कहाँ चला गया? सी हमारा चला गया किसमें? सी चला गया ए पर चला गया। समझिए, अब इसको मैच करा लेते हैं, देख लेते हैं। ए जो है ए किस पे जाएगा? ए थर्ड पे जाएगा। ए थर्ड में इसमें चला गया, इसमें चला गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। बी जो है बी किस में जा रहा है? बी फोर्थ पे जा रहा है, तो बी फोर्थ में इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। सी देखते हैं, सी जो है ये फर्स्ट पे जा रहा है, तो सी फर्स्ट में इसमें जा रहा है। तो हमारा अल्टीमेटली सही कौन सा हो जाएगा? अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को एक चीज देखने को मिली होगी, ये इमीटर मिला होगा। इमीटर समझते हैं। इमीटर जो होता है एक तरीके का ड्रिप इरिगेशन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि पानी बूंद बूंद करके खेतों में दिया जाता है, और वो कहाँ दिया जाता है? जहां पर इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जो पानी है कोई जो पानी है अगर वो खेत के अंदर 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर 1 घंटे में नीचे जा रहा है, जैसे मान लेते हैं पानी का कोई एक बूंद था, पानी का कण एक यहाँ था, 1 घंटे के अंदर वो यहाँ पर पहुंच गया, कितना चला गया? मान लेते हैं 0.5 चला गया। इसके अलावा फिर 1 घंटे बाद हमने देखा तो ये 1 सेंटीमीटर गहराई पे पहुंच गया, फिर 1 घंटे बाद फिर 1.5 में, यानी 3 घंटे में वो डेढ़ डेढ़ सेंटीमीटर के नीचे चला गया। तो यानी 0.5 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर उसके अंदर वो जो पानी का कण है वो नीचे जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन उसमें हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अगर हमने सिंचाई कर दिया, और हमने सिंचाई कोई ऐसे मेथड से करी जैसे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, या इसके अलावा बेसिन मेथड है, फेरो मेथड है, कोई भी है मेथड हमने इस्तेमाल कर लिया, तो क्योंकि इसमें पानी बहुत तेजी से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, पानी बहुत तेजी से जमीन के नीचे सोख रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम सिंचाई करेंगे तो हमारा जो पानी है बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, और हमको बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाएंगे, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इमिटर लगा देंगे। इमिटर जो होता है इसमें कंटिन्यू पानी थोड़ा 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 करके गिरता रहता है, ये चौबीसों घंटा उसमें पानी गिरता रहता है, तो वो इमिटर हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन जैसे हम थोड़ा फ्रिक्वेंसी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इमिटर जब लगा देते हैं तो हमेशा वो बूंद करके टप टप एक एक बूंद करके गिरता रहता है। इनफिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से हम उसकी जो बूंद की फ्रीक्वेंसी है उसको घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि इमिटर से कितना पानी निकलेगा ये हम देख के बताएंगे, और ये डिपेंड करता है कि इनफिल्ट्रेशन जो है वो कितनी तेजी से हो रहा है। समझ गए? आगे बात करते हैं हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन का। जो 20वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। कह रहा है कि जो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी के तीनों सिस्टम दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है। इस चीज को आप एग्जाम में कभी भी जाना तो देख लेना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलत कर देते हैं।
कहीं पर ये करेक्ट लिखा होता है, कहीं पर इनकरेक्ट लिखा होता है और बच्चे लिवर करके वो क्वेश्चन वहाँ पर गलत कर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट एक-एक करके समझते हैं। जो सर्ज इरिगेशन होता है वो रिजल्ट करता है मिनिमाइज डीप पर्कुलेशन एंड रन ऑफ लॉस को कम करता है हार्डली एक्सीडिंग 20%। तो हार्डली एक्सीडिंग 20% यानी कि 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जब हम सर्ज इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एक तो पर्कुलेशन कम होता है, रन ऑफ कम होता है और इसी वजह से ये 20% से ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता है पानी का। पानी का नुकसान 20% से अधिक होता है। यहाँ पर देखो कैसे लिखा है मैंने, इसको ऐसे जानबूझ के लिखा है कि बच्चे 20% से कम ही पढ़े रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने हार्डली एक्सीड लिखा। तो हार्डली एक्सीड का सीधा-सीधा मतलब होता है कि 20% से कम। अगर केवल एक्सीड देख लिया, नाश करके आओगे, गलत कर आओगे। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है, वो कह रहा है कि सर्ज इरिगेशन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। ये बात गलत हो गई। आपने कभी देखा है सर्ज इरिगेशन इंडिया में? इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और क्ले सॉइल में तो ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होता है। समझ गए? अगला है हमारा क्या? अगला है तीसरा स्टेटमेंट। जो तीसरा स्टेटमेंट है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ऑप्शन को, तो अगर आपने पहले को सही कर दिया और दूसरे को गलत कर दिया, तो आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर पहला सही हो गया, तो तीसरा भी सही ही होगा। क्योंकि दूसरा तो पहले ही गलत हो गया, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं आखिर कह क्या रहा है। हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन जो होता है कैन अचीव वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी 90 से 95% तक ये आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाई थी। तो हमारा ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर आपको कुछ अच्छा सा सीखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है और नेगेटिव होता है तो सुधार किया जाता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप से हमसे संपर्क जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।